दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये हम लोग GIC का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये 2016 का पेपर है। हमने 70 क्वेश्चंस इसके पहले की वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं, तो आज हम यहाँ से 71 से स्टार्ट करेंगे। तो इसके दो पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें हमने 70 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। आज ये इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम 71 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड ये पेपर जैसे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके बाद इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, डाइट रिकमेंडेड इन डायरिया इज़, मीन्स डायरिया में कैसी डाइट दिया जाता है। डाइट जो डायरिया है, डायरिया में कैसा आहार दिया जाता है। तो ऑप्शंस क्या हैं, लो इन फाइबर, हाई इन फाइबर, प्रोटीन रिच या फैट रिच। तो डायरिया में जो डाइट देते हैं वो कम रेशे युक्त या लो इन फाइबर होती है। जो ऐसी डाइट जिसमें फाइबर कम होता है हम लो फाइबर डाइट देते हैं डायरिया में। अगर यहाँ पे हाई फाइबर की बात करें तो ये कॉन्स्टिपेशन में, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तब हाई फाइबर डाइट देते हैं। प्रोटीन रिच और फैट रिच हम बोल सकते हैं कि जो PEM है या माल नरिश्ड बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन रिच और एनर्जी रिच डाइट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। तो ये क्या है, शुड बी इंक्लूडेड इन एन ओबीज पर्सनस डाइट। जो ओबीज पर्सन है या जो मोटा व्यक्ति है जिनका वेट ज़्यादा है तो उनके आहार में क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो ओबीज पर्सन है उनकी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए। ऑप्शंस क्या हैं, गार्लिक ब्रेड, बनाना पुडिंग, मैक्रोनी सैलड या फिर वेजिटेबल सैलड। सिंपल सी बात, हम ओबीज पर्सन की डाइट में हम क्या पढ़ते हैं कि ऐसी डाइट होनी चाहिए जो कैलोरी में, एनर्जी में रिच कम हो, जिसमें जो कैलोरी है, एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब कम होना चाहिए। लो इन कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी डाइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वेजिटेबल सैलड, क्योंकि इसमें ये वेजिटेबल सैलड जो होते हैं ये मिनरल्स एंड विटामिन में रिच होते हैं। वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम होता है। तो जो ओबीज पर्सन है उनकी डाइट के लिए वेजिटेबल सैलड वाली डाइट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिगमेंट प्रेजेंट इन बीट रूट। बीट रूट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मीन्स जिसकी वजह से, बीट रूट मीन्स चुकंदर, जिसकी वजह से चुकंदर में जो रंग आता है रेड कलर, तो वो कौन सी पिगमेंट की वजह से आता है। तो ऑप्शंस क्या है, एंथोजैंथिन, बेटालिन, लाइकोपिन एंड क्लोरोफिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटालिन। ठीक है, जो बेटालिन पिगमेंट होता है ये बीट रूट में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसमें रेड कलर आता है। एंथोजैंथिन की बात करें तो यहाँ से येलो कलर आता है। यही अगर एंथोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन जहाँ पे CANIN होता है तो ये देता है वॉयलेट एंड रेड कलर। लाइकोपिन टोमेटो में होता है, क्लोरोफिल हरा रंग देता है। तो अब हम बीट रूट की बात करें तो बीट रूट में बेटालिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से बीट रूट में रेड कलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTST, मीन्स हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड जो है मिल्क पॉस्चराइजेशन का, वो उसका क्या टेम्परेचर है। तो अगर अभी आप एक डिटेल्ड वीडियो पढ़ी है जिसमें हमने पॉस्चराइजेशन के बारे में डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने सारे मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। तो ये है HTST, मीन्स हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड जो है पॉस्चराइजेशन का, उसका क्या टेम्परेचर है। तो ऑप्शंस क्या हैं, 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 सेकेंड, 89 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 सेकेंड एंड 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। तो जो हाइट, एक होता है हाई टेम्परेचर, एक होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। यहाँ पे सेंटीग्रेड में दिया है, अगर यही फ़ॉरेनहाइट में होता तो ये 149 डिग्री फ़ॉरेनहाइट हो जाता, और ये सेंटीग्रेड की बात की है तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकेंड के लिए। तो ये हो गया हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड जिस पे मिल्क को पॉस्चराइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्राउनिंग ऑफ चपाती इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। जब रोटी पकाते हैं तो उसमें भूरा रंग आता है, तो ये ब्राउन कलर क्यों आता है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये। तो ऑप्शंस क्या हैं, जिलेटिनाइजेशन, कैरामेलाइजेशन, डेक्सट्रिनाइजेशन या फर्मेंटेशन। तो हमने भी लास्ट में पढ़ा था कि ब्राउनिंग कलर है, हर शुगर में ब्राउनिंग आता है, ब्राउन कलर आता है तो वो अलग रिएक्शन है। ठीक है, ब्रेड में ब्राउन कलर आ रहा है वो अलग रिएक्शन है। मिल्क में जब मिल्क को बॉईल करते हैं वो उसमें कोआगुलेशन होता है, ब्राउन कलर आता है, वो अलग रिएक्शन है। तो जब हम बात कर रहे हैं चपाती की
तो चपाती में जो ब्राउन कलर आता है वो आता है डेक्सट्रिनाइजेशन की वजह से। कैरामलाइजेशन शुगर में होता है। जिलेटिनाइजेशन ये सीरियल्स में होता है। फर्मेंटेशन तो सिंपल सी बात पता है आपको, खमीरीकरण होता है, तो यहाँ से फर्मेंटेशन से ब्राउन कलर नहीं आता है। तो यहाँ बात करते हैं हम चपाती की ब्राउनिंग की, तो वो हो जाता है डेक्सट्रिनाइजेशन, और डेक्सट्रिनाइजेशन को ड्राई हीट मेथड भी कहते हैं डेक्सट्रिनाइजेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सलाइवा या लार में पाया जाने वाला एंजाइम, कौन सा एंजाइम जो प्रेजेंट होता है सलाइवा में? तो ऑप्शंस क्या हैं, माल्टेज, एमाइलेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। तो अगर हम बात करें सलाइवा की, तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवा में होता है एमाइलेज एंजाइम जो है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हम बात करते हैं बेस्ट सोर्स ऑफ मुफा, मुफा का बेस्ट सोर्स क्या है? मुफा मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जब हम बात करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो उसमें जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है ग्राउंड नट ऑयल। तो ये ग्राउंड नट ऑयल जो है वो मुफा का बेस्ट सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ICMR RDA 2010 फॉर जिंक फॉर एन एडल्ट मैन एज, जो 2010 की RDA है उसमें एडल्ट मैन के लिए जिंक का क्या अमाउंट दिया गया है, कितना अमाउंट ऑफ जिंक जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है एडल्ट मैन के लिए? जो 2010 वाली RDA है उसमें जो जिंक की वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 12 मिलीग्राम पर डे। देखो यहाँ पे RDA से एक क्वेश्चन आया है, तो सिंपल सी बात है, क्लियर है कि इसमें RDA से रिलेटेड क्वेश्चन GIC में आते हैं, और इस बार तो और ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि RDA जो है रिवाइज हुई है। तो जो 2020 वाली RDA है उसमें जो, इसको भी ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, इसमें से एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो कौन है एंटीऑक्सीडेंट? थायमीन, विटामिन B12, विटामिन E एंड विटामिन K। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E, तो ये हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे विटामिन E जो है ये हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन B12 को हम साइनोकोबैलामाइन बोलते हैं, ठीक है, यह है विटामिन B12 का नाम साइनोकोबैलामाइन। अब आपको बताना है कि विटामिन B12 में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसको साइनोकोबैलामाइन बोलते हैं। तो ये आपको बताने हैं कि विटामिन B12 को साइनोकोबैलामाइन बोलते हैं, सबको पता है, और इसको साइनोकोबैलामाइन क्यों बोलते हैं, इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसको हम लोग साइनोकोबैलामाइन बोलते हैं। तो ये बताना है आपको, इसको इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नियल जेरोसिस इज़ अ क्लिनिकल साइन ऑफ, जो कॉर्नियल जेरोसिस है ये क्लिनिकल साइन ऑफ, कॉर्नियल जेरोसिस ये रिलेटेड किससे है? आई से रिलेटेड है, और आई से रिलेटेड जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं वो किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं? तो वो होते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मोस्ट हीट लाएबल विटामिन इज, बहुत ज़्यादा हीट लाएबल या फिर हीट से सेंसिटिव कौन सी विटामिन होती है कि इसको ज़रा सा अगर एक्स्ट्रा हीट उस पर लग गई तो वो विटामिन जो है वो ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये है विटामिन सी, जो विटामिन सी जो है ये हीट लाएबल विटामिन होता है। नेक्स्ट है, इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, ब्रेड को बनाने में क्या यूज़ किया जाता है? तो ब्रेड को बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ईस्ट जो है वो जो डो होता है ब्रेड का उसको फर्मेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। टेम्फे इज़ मेड फ्रॉम, टेम्फे कहीं पे टेम्फे लिखा होता है, कहीं पे टोफू लिखा होता है, कहीं पे टेम्फो लिखा होता है, तो ये सब क्या है? ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। इसको, ये सोयाबीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडल्ट्रेंट फाउंड इन चिली पाउडर इज़, चिली पाउडर में क्या एज अ अडल्ट्रेंट मिलाया जाता है? तो ऑप्शंस क्या है? चिकोरी, चॉक पाउडर, टैमरिंड पाउडर एंड ब्रिक पाउडर। तो अगर हम चिली पाउडर की बात कर रहे हैं तो इसमें ब्रिक पाउडर को मिलाया जाता है। चिकोरी जो है ये कॉफ़ी में मिलाते हैं, ये भी कॉफ़ी की तरह होता है प्रोडक्ट, तो इसको चिकोरी को जो है चिकोरी पाउडर को कॉफ़ी में मिलाते हैं। चॉक पाउडर की अगर हम बात करें तो उसको फ्लोर में मिलाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर एडल्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पे एडल्ट्रेशन के कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ पे एडल्ट्रेशन से आ गए। मीन्स एडल्ट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो एडल्ट्रेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में ज़रूर आए, तो ये टॉपिक भी अच्छे से आप देख के जाइएगा कि, और वो भी पूछ क्या रहा है? एग्जाम्पल्स पूछ रहा है कि कौन से प्रोडक्ट में या कौन से आइटम में क्या एज अ एडल्ट्रेंट मिलाया जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेसारी दाल इज एडेड टू एज एन एडल्ट्रेंट। खेसारी दाल को किस में मिलावटी के रूप में मिलाया जाता है? तो ऑप्शंस क्या हैं, अरहर दाल मीन्स रेड ग्राम दाल, मैदा रिफाइंड फ्लोर, दलिया मीन्स ब्रोकन व्हीट या पॉरेज, या मूंगफली ग्राउंडनट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्लियर है, यहाँ पे दाल है तो किस में मिलाया जाएगा, दाल में ही मिलाया जाएगा। तो दाल यहाँ पे क्या है ऑप्शंस, तो अरहर दाल जो है रेड ग्राम दाल है, रेड ग्राम दाल में खेसारी दाल को मिलाया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि जो खेसारी दाल है इसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो खेसारी दाल की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है ये भी आपको बताना है। तो अभी आपके पास क्वेश्चन क्या है, जो विटामिन B12 है इसको साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। तो इसको साइनोकोबालामाइन क्यों बोलते हैं, इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसको साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया, जो खेसारी दाल है इसकी वजह से एक डिजीज़ होती है, तो ये कौन सी डिजीज़ होती है, इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मिल्क इज़ एडल्ट्रेटेड विद। ये लो नेक्स्ट फिर से आ गया कि मिल्क इज़ एडल्ट्रेटेड विद। मिल्क को किस चीज़ से एडल्ट्रेट करते हैं, या मिल्क में दूध में क्या मिलावट किया जाता है? ऑप्शंस हैं एल्जमॉन ऑयल, चॉक पाउडर, स्टार्च या टेल्कम पाउडर। तो मिल्क में जो है स्टार्च को ऐड करते हैं, क्योंकि बाकी आजमान ऑयल तो वेजिटेबल ऑयल में ऐड करते हैं, चॉक पाउडर फ्लोर में ऐड करते हैं, टेल्कम पाउडर फ्लोर्स में ऐड करते हैं, तो बचा क्या, स्टार्च। तो स्टार्च जो है वो मिल्क में जो है वो मिल्क को जो एडल्ट्रेट किया जाता है या मिल्क में किसी चीज़ की मिलावट की जाती है तो वो स्टार्च से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन HCl एसिड इज एडेड विद शुगर इन मेल्टेड घी। जो घी है, पिघला हुआ घी है, उसमें HCl और शुगर को अगर मिलाया जाए, मीन्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और चीनी को जो घी है उसमें अगर मिलाया जाए तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर जो चेंज होगा वो बताएगा कि जो घी है उसमें वनस्पति घी को मिलाया गया है। लाइक ये प्योर घी है, अगर इसमें अगर वनस्पति घी को मिला दिया गया है तो इसकी मिलावट को चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो ये घी था, इसमें वनस्पति घी मिला दिया है, तो इसकी मिलावट को चेक करने के लिए इसमें HCl डालेंगे, HCl और शुगर मीन्स चीनी को मिलाएंगे तो इसमें कलर चेंज होता है। तो ये कलर कैसे रंग में चेंज होता है, अगर कलर चेंज हो रहा है मीन्स घी में वनस्पति घी को मिलाया गया है, घी में कोई ना कोई एडल्ट्रेशन किया गया है। तो यहाँ पे बात की है कि कलर चेंज होता है, तो ये कैसा कलर चेंज होता है, तो घी जो है वो सबने देखा है हल्का सा येलोइश कलर का होता है। तो अगर इसमें घी में कोई वनस्पति घी मिलाया गया है और इसमें जो कलर चेंज हो रहा है तो कलर कैसा चेंज होगा, तो ये क्रिम्सन रेड या फिर पिंक कलर में चेंज होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि क्रिम्सन रेड में चेंज होगा या पिंक कलर में चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है उसमें वाटर का परसेंटेज क्या होता है, तो इसमें वाटर का परसेंटेज हमने पढ़ा है 60 to 70% जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है ह्यूमन बॉडी में। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 60 से 70% पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है अबाउट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इन एन इंडिविजुअल्स नॉर्मल डाइट। जो नॉर्मल डाइट होती है हमारी उसमें कार्बोहाइड्रेट से कितना % एनर्जी आता है। तो हमने पढ़ा है कि जो बैलेंस डाइट होती है उसमें हमने 60 से 65% जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 60% दिया है, तो जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आती है डाइट में वो 60 से 65% के बीच में कोई भी ऑप्शन है तो वो सही होगा। तो यहाँ पे 60 है तो 60% जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। यहाँ पे दिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम कौन सा है, ICDS, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम या न्यूट्रिशियस मील प्रोग्राम। तो यहाँ पे स्कूल फीडिंग की बात की है तो स्कूल में क्या चलता है, स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम चलता है। तो स्कूल का जो लार्जेस्ट फीडिंग प्रोग्राम है वो होता है मिड डे मील फूड प्रोग्राम। तो ये कब आया था, ये मिड डे मील फूड प्रोग्राम 1995 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेक्निक जो यूज़ की जाती है टू मेज़र फिजिकल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो मनुष्य की जो शारीरिक आयाम है, जो बॉडी मेजरमेंट है, उसको नापने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है। ऑप्शंस क्या है, एंथ्रोपोमेट्री, क्लिनिकल मेथड, बायोकेमिकल मेथड एंड डाइटरी सर्वे। इसको हम लोग शॉर्ट में ABCD मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आपको इसे मेज़र कर याद रखना है कि अच्छा जो न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड या जो मेज़र करने वाले जो टेक्निक हैं वो 4 होती हैं, और पता चले एकदम से किसी ने पूछ लिया कि क्या 4 टेक्निक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा
कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सिंपल सी आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ए से एंथ्रोपोमेट्रिक, बी से बायोकेमिकल, सी से क्लिनिकल, डी से डाइटरी सर्वे। तो ये 4 टेक्निक हैं जिनको हम ABCD मेथड भी बोलते हैं। तो जहाँ पे हम फिजिकल डायमेंशंस को मेज़र करते हैं, बॉडी डायमेंशंस को मेज़र करते हैं, तो वो हो जाता है एंथ्रोपोमेट्री। उसके बाद आया बी बायोकेमिकल। बायोकेमिकल में हम जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, तो ये आता है बायोकेमिकल में। उसके बाद आता है क्लिनिकल सिम्टम्स, लाइक हम किसी को सामने से देख के बताते हैं कि हेयर्स में फ्लैकी पॉइंट्स हो रहे हैं, मीन्स प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, या फिर नेल्स नेल्स जो हैं येलो हो रहे हैं, स्किन पेल हो रही है, या कोई मीन्स जो बाहर से ऐसे सिम्टम्स जिनको देख के हम बता सकें, तो उनको हम बोलते हैं क्लिनिकल मेथड। उसके बाद डाइटरी सर्वे, हम डाइट सर्वे देखते हैं कि अच्छा पूरे दिन का डाइट सर्वे क्या है, डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइट सर्वे। तो ये पूरी बेसिक 4 टेक्निक्स हैं जो न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो और अगर हम यहाँ पे बात करें फिजिकल डायमेंशंस की, कि फिजिकल डायमेंशन कैसे मेज़र करते हैं, तो वो हो जाएगी एंथ्रोपोमेट्रिक मेज़रमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक टेक्निक जो है जो फिजिकल डायमेंशन को मेज़र करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं, जो डील की जाती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डील करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डील करने के लिए उनकी मिनिमम या उसकी मैक्सिमम या कम से कम जो मिनिमम आय कितनी होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं तो ये अप टू 20 लाख मीन्स कम से कम 20 लाख होना चाहिए, फिर 20 लाख से ज़्यादा होगा तब इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे। तो फिर ये यहाँ से क्लियर हो गया, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कंज्यूमर कंप्लेन आती है तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट जो है वो 20 लाख होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें से कौन सा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स जहाँ से आप लोन ले सकते हो, अपनी सेविंग्स कर सकते हो, ऐसा जो कि अथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन हो, तो इसमें से कौन सा अथोराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं, बैंक, LIC, मनी लेंडर या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मीन्स ऐसी कौन सी धन संबंधी वित्तीय संस्था नहीं है, मीन्स ऑथराइज्ड संस्था नहीं है। तो वो जो मनी लेंडर होता है ये ऑथराइज्ड संस्था नहीं है। जैसे गांव में पहले चलता था कि ना वो लोन दे, घर किसी कोई बड़ा आदमी है या कोई मतलब अच्छा हाई क्लास का पर्सन है, वहाँ से पैसे लिया और कुछ ब्याज के साथ पैसे चुकाना, ये सब जो पहले चलता था वो मनी लेंडर में आता है। ये कोई भी अथोराइज्ड संस्था नहीं थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसमें बैंक, LIC, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। बाकी बचा मनी लेंडर, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं आता है। जो भी ये उधार देने वाले होते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गिव हाइट टू द रूम वन शुड यूज़। देखो यहाँ पे पूछा है कि अगर रूम है उसको ऐसा पेंट करना है कि उसमें लगे कि रूम की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है। तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि हम जब कोई बात करते हैं कि कोई कम हाइट का पर्सन है तो उसको कैसी ड्रेस पहननी चाहिए कि जिसकी हाइट लंबी लगे। तो उसमें हमने पढ़ा है ना, वर्टिकल लाइन वाली ड्रेसेस पहननी चाहिए जिससे उसकी हाइट ज़्यादा लगती है। मीन्स जहाँ पे हम वर्टिकल लाइन अप्लाई करेंगे वहाँ पे हाइट को जो है वो हाइट लगेगी, इंक्रीज़ हो रही है। तो वही हमको यहाँ पे भी करना है कि रूम की हाइट को इंक्रीज़ करते हुए दिखाना है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन से चौड़ाई ज़्यादा दिखती है। मीन्स अगर कोई पतला, बहुत दुबला पतला पर्सन है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले जब कपड़े पहनेगा तो उसकी जो हेल्थ थोड़ी है वो थोड़ा हेल्दी दिखेगा, थोड़ा मोटा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेटर विच इज़ रिप्रोड्यूस्ड एंड सेंट विद द सेम इन्फॉर्मेशन टू मैनी पीपल। कोई सर्कुलर है, कोई लेटर है, उसकी कई सारी कॉपीज़ बनाई गई और उसकी वही सेम इन्फॉर्मेशन सब में है जो कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके। तो उसको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे पहुँचा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, हम कोई ऑफिशियल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ऑफिशियल लेटर की बात करते तो ये सर्कुलर हो जाता। पर्सनल लेटर मीन्स पर्सनली एक लेटर बनाया, एक एक को ले जाके दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बात किया है कोई एक लेटर है जिसको कई सारी कॉपियाँ बनाई गई हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए वो सबको बांट दिया गया है। तो ये हो जाएगा लीफलेट। यहाँ पे अगर यही हम बात करते हैं कि ऑफिशियल सर्कुलर है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए सर्कुलर हो जाता। यहाँ पे नॉर्मल पीपल को देना है एज अ इन्फॉर्मेशन तो वो हो जाएगा लीफलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन कम्युनिकेशन द अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड।
मीन्स एक कम्युनिकेशन प्रोसेस थी जिसमें मैसेज को अंडरस्टैंड कौन करता है, रिसीवर करता है। एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मैसेज मीन्स, और उस मैसेज के बारे में जानना ये किसका काम होता है, रिसीवर का होता है। तो यहाँ से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि जो रिसीवर जो है मैसेज को समझ रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इनकोड करेगा, डिकोड करेगा, परसीव करेगा या कन्वे करेगा। तो जो सोर्स होता है जब वो मैसेज सेंड करता है तो वो मैसेज को इनकोड करके भेजता है, एक मैसेज को किसी कोड में कन्वर्ट करके भेजता है। अब डिकोडर जो है, रिसीवर है, उसने जब मैसेज को रिसीव किया तो मैसेज को डिकोड करेगा, फिर उसको समझेगा। तो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर जो है मैसेज को डिकोड करता है और सेंडर जो है मैसेज को इनकोड करता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इनकोड आता है उसके बाद में डिकोड आता है, पहले सेंडर आता है उसके बाद रिसीवर आता है। तो सेंडर जो है वो मैसेज को इनकोड करता है, रिसीवर जो है वो मैसेज को डिकोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है, डिज़ायरेबल लेवल ऑफ टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज, मीन्स बॉडी में टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो ये सबका सारी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे बात किसकी की गई है, तो यहाँ पे बात की गई है टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए। बॉडी में जो टोटल अगर हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं तो ये 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए। ये होता है डिज़ायरेबल लेवल ऑफ टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ अ क्लिनिकल सिम्टम ऑफ डायबिटीज़, इनमें से डायबिटीज़ का क्लिनिकल सिम्टम क्या है। मीन्स ऐसा कौन सा, हमने देखो अभी बोला था ना क्लिनिकल सिम्टम मीन्स जिसको हम देख के बता सकें। लाइक कोई डायबिटिक पर्सन है, उसमें ऐसा कौन सा सिम्टम है जिसको हम अगर उसको ऑब्जर्व करें हम, या उसके पूरे दिन के लाइफ स्टाइल को देखें तो हम बता सकते हैं कि ये सिम्टम हो रहा है। तो ये डिजीज़ अगर है तो इसके पॉसिबल सिम्टम्स ये हैं। तो वो क्लिनिकल सिम्टम्स मीन्स देख के बताना। तो ऑप्शंस क्या हैं, ओलिगूरिया, प्रोटीनयूरिया, हिमेटयूरिया एंड पॉलीयूरिया। ओलिगूरिया मीन्स यूरिन का ना आना, तो ये तो क्लिनिकल सिम्टम डायबिटीज़ का है ही नहीं। प्रोटीनयूरिया मीन्स प्रोटीन आना यूरिन में, तो ये किडनी से रिलेटेड हो जाएगा। हिमेटयूरिया जब यूरिन में ब्लड आता है तो ये भी रिलेटेड नहीं है डायबिटीज़ से। तो डायबिटीज़ से बचा क्या, पॉलीयूरिया मीन्स बार बार यूरिन आना, ये जो है डायबिटीज़ से रिलेटेड सिम्टम है। तो जो क्लिनिकल सिम्टम की अगर हम बात करें डायबिटीज़ की तो ये पॉलीयूरिया हो जाएगा डायबिटीज़ का क्लिनिकल सिम्टम। जो आपके लिए जो क्वेश्चंस थे वो थे कि विटामिन जो B12 है इसको साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। तो इसको साइनोकोबालामाइन क्यों बोलते हैं, इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसको साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। नेक्स्ट था खेसारी दाल, ठीक है, खेसारी दाल का एडल्ट्रेशन करते हैं रेड ग्राम दाल में, मीन्स अरहर की दाल में खेसारी दाल को मिलाते हैं एज अ एडल्ट्रेंट। तो खेसारी दाल की वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, इसका भी नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ अ टूल यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ द राइट एम्प्लॉय फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। यहाँ पे देखो, हमने क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे यहाँ पे तो इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि ये जो सारे टर्म्स हैं ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग हैं। अगर आप इनको ढंग से पढ़ते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात क्या किया गया है, एक टूल का उपयोग करना है विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन के लिए। मीन्स एक स्पेसिफाइड, हमारे पास एक बिल्कुल स्पेसिफाइड वर्क है। हम वर्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमने पढ़ा है ना कि जो प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, उसमें हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है डिवीज़न ऑफ वर्क। तो हम वर्क का डिवीज़न कैसे करते हैं, तो वर्क का डिवीज़न हम वही करते हैं जिस पर्सन में जो स्किल होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको वर्क दे रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये पर्सन इस स्किल में बिल्कुल परफेक्ट है। लाइक किसी का रिटन, कोई किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है और कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो रिटन वाला काम है तो उसी पर्सन को देंगे ना जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। मीन्स हमने उसका स्किल को स्पेसिफाई किया कि ये पर्सन की जो राइटिंग है बहुत अच्छी है, तो उसको रिटन वाले जो लिखने वाले काम है उसको दे दो। तो यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई टूल का यूज़ करके जो स्पेसिफिक काम है उस स्पेसिफिक काम के लिए वह उसी स्पेसिफिक वर्कर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन करेंगे? नहीं, जॉब तो हमको पहले से ही पता है कि हमें जॉब में करना क्या है, जॉब क्या है। जॉब की एनालिसिस करेंगे? ये भी नहीं करेंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन या वर्क शेड्यूल, वर्क शेड्यूल में मीन्स एक पूरा एक आउटलाइन दे देते हैं कि हाँ ये वर्क है, ये काम करना है, तो ये तो सबको देंगे, हर किसी को वर्क शेड्यूल सबका अपना है, तो ये भी नहीं होगा।
तो हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्क के लिए एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन। मीन्स स्पेसिफिक वर्क के लिए स्पेसिफिक पर्सन की रिक्वायरमेंट, उसको हम बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड इज। जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे बात की है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन की ब्लड में, वो भी कौन से, जो नॉर्मल फास्टिंग है। किसी पर्सन ने अगर फास्टिंग किया है, 8 घंटे उसने व्रत रखा है, उसके बाद हम देखेंगे उसके ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो जब वो फास्टिंग है तो उसके ब्लड में जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होगा वो 70 से 110 mg पर 100 ml होगा। यहाँ पे 110 दिया है, कहीं कहीं पे 100 ही दिया होता है कि 70 से लेकर 100 तक कहीं कहीं दिया होता है, कहीं कहीं पे 110 दिया होता है। मीन्स 110 से ज़्यादा कैसे भी एक्सक्रीट नहीं करेगा, 110 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर पर्सन ने व्रत रखा है, फास्टिंग किया है और उसके फास्टिंग के बाद हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हैं तो 110 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ये था फास्टिंग का कि पर्सन ने व्रत रखा है। और हम देखेंगे, अब हम चेक करेंगे नॉर्मल ग्लूकोज कंसंट्रेशन। मीन्स पर्सन ने कोई फास्टिंग नहीं की है, उसने अभी खाना खाया था, खाना खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद हम ब्लड में जो है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन चेक करेंगे। तब कितना आता है, तब ये 100 से 120 होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो फास्टिंग में 70 to 100 या फिर 110, और हम विदाउट फास्टिंग मीन्स पर्सन ने खाना खाया है, तो पर्सन ने खाना खा लिया है तब कितना होगा, 100 से 120 mg पर dl। तो ये पर 100 ml। तो ये आपको दोनों वैल्यूज़ याद रखनी है कि फास्टिंग में मीन्स पर्सन ने व्रत रखा था तब 70 से 110 mg पर 100 ml। जब पर्सन ने व्रत नहीं रखा था, खाना खाया है, खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद अगर हम ब्लड लेवल चेक कर रहे हैं तो कितना होगा, 100 से 120 mg पर 100 ml। तो ये था आज का 100 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 के आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड जो भी क्वेश्चंस थे आपके लिए कि B12 का जो साइनोकोबालामाइन नाम है इसको साइनोकोबालामाइन क्यों बोलते हैं, एंड खेसारी दाल की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, ये दोनों आंसर्स आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।